गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर फिर से चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लैंड ने जो औद्योगिक नियम, व्यापारिक अधिनियम आदि लगाए थे, इस पर हमने चर्चा करी थी और कैसे जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में नियमों का सख्ती से पालन होने लगा तो इससे उनमें रोष था। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ग्रीनविले की नीति और उसके बाद में रॉकिंघम की घोषणा क्या थी। ग्रीनविले की नीति देखिए, उपनिवेशों के प्रति अब इंग्लैंड ने वापस कठोर नीति अपनाना शुरू कर दिया था और नए नए कर लगाने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही ग्रीनविले, इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी है कि ग्रीनविले ने अमेरिका खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है। देखिए, ग्रीनविले से पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने अमेरिका से आने वाली डाक और रिपोर्टों को कभी भी महत्व नहीं दिया और एक उनके ऑफिस में जो कि बस्तियों से संबंधित था, लगभग अनजान ही बना हुआ था उनके वो जो ऑफिस था। लेकिन जो नए राजा बने थे, जॉर्ज तृतीय ने प्रयास किया कि हर विभाग में कुशलता आए। अतः अमेरिका से संबंधी विभागों में भी जागरूकता आना शुरू हुई और इंग्लैंड के लगातार विश्वव्यापी युद्धों में फंसे रहने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही थी। हमने देखा अभी सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, या इधर भारत के साथ भी उसके युद्ध हुए थे। ऐसे ही वह उपनिवेशों को साम्राज्य फैला रहा था अपना, तो हर वक्त युद्धों में फंसा रहता था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के उद्योगों में यह भावना बल पकड़ती जा रही थी कि अमेरिकी उपनिवेश न केवल दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं, अपितु वहाँ उद्योग भी लगा रहे हैं। निश्चय ही इससे भय था कि इंग्लैंड में उद्योगों का लाभांश कम हो जाएगा। अतः अर्थव्यवस्था को ठीक करने तथा सरकारी खर्च में लगातार घाटे की जो स्थिति आ रही थी, उसको समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि कर का प्रत्येक स्रोत सही ढंग से नियंत्रित किया जाए। तो इस वजह से लॉर्ड ग्रीनविले ने 1763 में यह महसूस किया कि अमेरिका पर खर्च बहुत हो रहा था, परंतु कर इत्यादि कम एकत्र हो रहे थे। अतः उसने इंग्लैंड एवं अमेरिका के आर्थिक संबंधों को नया आयाम देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें उसने जहाजरानी कानूनों, जो जहाज से संबंधित कानून थे, उसका सख्ती से पालन करवाया और तस्करी को रोका। उपनिवेशों पर डायरेक्ट कर लगाए। इस प्रकार जो राजस्व एकत्र हुआ, उससे अमेरिका में एक बड़ी स्थायी सेना रखने का फैसला किया गया, जो फ्रांसीसी खतरों से, आपको पता है कि अमेरिका के उत्तर में कनाडा देश है और ये फ्रांस का उपनिवेश था, तो उत्तर में जो फ्रांसीसी खतरा था, उससे अमेरिकी बस्तियों की रक्षा की जाती। इस योजना के अंतर्गत तस्करी रोकने के लिए ग्रीनविले ने अमेरिका में एक विशेष एडमिरल का न्यायालय भी स्थापित किया था और बस्तियों के गवर्नरों को नियमों एवं कानूनों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। जो सबसे ज़्यादा उसने प्रभावित किया ग्रीनविले ने, वो उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले उसने जो 4 अधिनियम लेके आया, जो प्रस्तावित किए, वो काफ़ी विरोधदायक रहे उपनिवेशों के लिए। इसमें जो मेन 2 हैं, वो हैं शुगर एक्ट, जो 1764 में आया था, और दूसरा है स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी। इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसी की तरह करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट। देखिए, ये जो स्टाम्प एक्ट था, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और इसके विरोध में 2 संस्थाएं भी गठित की गई थी, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। और जबकि शुगर एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली जो विदेशी रम थी, उसका आयात बंद कर दिया गया, यानी कि अन्य किसी भी देश से नहीं आनी चाहिए, वो इंग्लैंड से ही आनी चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार शीरे पर चुंगी जो थी, वो 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी गई, किंतु साथ ही उसे वसूल करने की जो पूर्ण व्यवस्था की गई। शराब, रेशम, कॉफ़ी जैसी विलास वस्तुओं पर भी कर लगा दिए गए। उपनिवेशवासियों के लिए इस नियम की व्यापकता तथा इसका पालन के लिए उठाए गए कदम दोनों ही असंतोषजनक थे। इससे उनके आर्थिक हितों को काफ़ी नुकसान हुआ।
वहीं स्टाम्प एक्ट क्या था कि स्टाम्प एक्ट के अनुसार जो सरकारी अदालत स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ किया गया था, जो सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पत्रों, चौपन्नों, मदिरा बेचने के लाइसेंसों, इनके ऊपर कम से कम 2 पेंस या ज़्यादा से ज़्यादा 6 पाउंड के मूल्य के स्टाम्प पेपर लगाए गए। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर नौसैनिक अदालतों में मुकदमे चलाए जाने की व्यवस्था भी की गई थी। तो ग्रीनविले को उम्मीद थी कि इस योजना का विरोध नहीं होगा, क्योंकि इसमें कर का जो भार है वो बहुत कम रखा गया था। लेकिन अमेरिका में इस योजना का कड़ा विरोध हुआ और इस विरोध का कारण आर्थिक बोझ न होकर सैद्धांतिक बोझ था। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, विरोध का कारण आर्थिक बोझ न होकर कैसा बोझ था? सैद्धांतिक बोझ था। उपनिवेशवासी ये सोचते थे कि इंग्लैंड जिसकी गवर्नमेंट में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनको हमारे ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है। तो इसी के विरोध में इन्होंने 2 संस्थाएं बताई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 संस्थाएं बनाई थी, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। और इसका काफ़ी पुरजोर विरोध हुआ और एक नया नारा वहाँ सुनने को मिल रहा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। यानी कि जिस संस्था में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिस संसद में हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही हम नहीं कर रहे हैं, वो हम पर टैक्स कैसे लगा सकती है। ये नारा पैट्रिक हेनरी के नेतृत्व में काफ़ी फेमस हो गया था। रॉकिंघम की घोषणा, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है 1765 ईस्वी में जब ग्रीनविले सरकार का पतन हो गया। पतन के बाद इंग्लैंड में रॉकिंघम ने सरकार का गठन किया और उसने तुरंत स्टाम्प एक्ट रद्द कर दिया, क्योंकि स्टाम्प एक्ट का बहुत विरोध हो रहा था। किंतु एक अन्य एक्ट पारित किया, एक और अधिनियम पारित किया और उसमें क्या कहा कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। देखिए, ये एक हास्यास्पद सी स्थिति थी। इस स्थिति पर बहुत हंसी सी आती है कि एक तरफ तो आप एक्ट को हटा रहे हैं उसके विरोध होने पर, और दूसरी तरफ साथ में ये भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। अर्थात इसका मतलब यही है कि अमेरिका पर कर भार अधिक नहीं था, जितना वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण टैक्स लगाने का विरोध हो रहा था। भारी दबाव में आकर इंग्लैंड को एक मामूली सा कर भी हटाना पड़ रहा था, परंतु अपने कर लगाने के अधिकारों की वो घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहता था। तो इस पर भी काफ़ी विरोध हुआ। नेक्स्ट जो है वो है टाउनशेंड की कर योजना। इंग्लैंड में जल्दी रॉकिंघम सरकार का भी पतन हो गया और कुछ समय के लिए विलियम पिट ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें चार्ल्स टाउनशेंड अर्थ मंत्री था। टाउनशेंड ने यह अनुमान लगाया कि अमेरिकी आंतरिक करों का तो विरोध करते थे, परंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार्य है। अब वो डायरेक्ट टैक्स लगा रहा है। अतः उसने 1767 में ऐसी 5 वस्तुओं, चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगाया, जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। अमेरिका वासी तो टैक्स लगाने के ही विरोध में थे, उन्होंने इन्हें भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने सिद्धांत बना लिया था कि वे अंग्रेजी संसद के किसी भी कर को नहीं देंगे। और इस स्थिति का भी बहुत विरोध हुआ। अमेरिका में इन अधिनियमों के विरोध में कई स्थानों पर दंगे भड़क उठे और अधिकारियों ने सख्ती का सहारा लिया। बोस्टन नगर में तो स्थिति विशेष खराब हो गई थी और 1770 में वहाँ पर भीड़ व सैनिकों के मध्य टकराव हुआ। इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। देखिए, बोस्टन हत्याकांड अलग है और बोस्टन टी पार्टी घटना अलग है। बोस्टन टी पार्टी आपके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। जबकि बोस्टन हत्याकांड क्या है कि 1770 ईस्वी में 5 मार्च 1770 को दंगों के फलस्वरूप भीड़ व सैनिकों में टकराव हो गया था, जिसमें 5 लोग ही मरे थे, लेकिन सैनिकों ने अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए गोली चलाई थी, परंतु अमेरिकियों ने इसे भी बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दे डाली थी। इसके बाद जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण है वो है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। देखिए, ये जो कर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कर बार कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन बस टैक्स ना लगाने पर उपनिवेशवासी टैक्स लगाए जाने के अधिकार को लेकर झगड़ा हो रहा था। ये अधिकारों का संघर्ष था। तो
तो टाउनशेंड शुल्कों को हटा लिए जाने के बाद भी उपनिवेशवासियों में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया। अभी भी अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति काफ़ी सद्भावना थी, विशेषकर धनिक वर्गों में। वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराई गई जो गड़बड़ियाँ थी, दंगे थे, बहिष्कार के विरुद्ध थे, क्योंकि उनके व्यापारिक हितों को हानि पहुँचती थी। तो अमेरिका में ही एक तरह से धनिक वर्ग अलग हो रहा था। लेकिन सन 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति भी इधर काफ़ी बिगड़ चुकी थी और रॉबर्ट क्लाइव व वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों के परिणाम स्वरूप कंपनी राजनीतिक संगठन और अधिक व्यापारिक संगठन कम रह गई थी और लगातार घाटा उठा रही थी। फिर भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोदाम थे वो चाय से भरे पड़े थे और अमेरिका जो चाय का सबसे बड़ा आयातक देश था, अब इस चाय को मंगवा नहीं रहा था और मंगवा भी रहा था तो अन्य देशों से तस्करी के माध्यम से, क्योंकि चाय पर टाउनशेंड ने कर लगाया था। तो ये जो कर थे 1770 में इन टाउनशेंड करों को समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय पर आप देखिए अभी भी नाम मात्र का कर लगा हुआ था। चाय भारत से अमेरिका इंग्लैंड होकर आती थी, भारत से डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा रही थी, इंग्लैंड होकर आती थी और वहाँ भी उस पर टैक्स लगता था और फिर ये अमेरिका जाती थी। तो लंबा रास्ता तय करने के कारण यहाँ खर्चा भी अधिक आता था। तो नॉर्थ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुँचाने तथा चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे यानी कि इंडिया से सीधे अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दे दी और इंग्लैंड में लगने वाली चुंगी भी हटा ली। अगर इस सिचुएशन को हम देखें तो इस सिचुएशन में अमेरिकियों को चाय सस्ती मिलती, परंतु उपनिवेशवासियों को तो सिर्फ एक ही बात से चिढ़ थी कि ये हमारे ऊपर कोई भी एकाधिकार कैसे कर सकते हैं, हमारे ऊपर कानून कैसे बना सकते हैं। बस उपनिवेशवासियों ने नॉर्थ चाय योजना को इंग्लैंड की नई शरारत बता दिया और इसका विरोध करने लगे। इसी विरोध के फलस्वरूप 16 दिसंबर 1773 की रात्रि में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ उपनिवेशवासी कुलियों के वेश में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या थी। ये आपके ऑलमोस्ट कारण हो चुके हैं। कल हम देखेंगे जस्ट स्वतंत्रता संग्राम से पहले की स्थिति क्या थी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।